टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 9 के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो भी वीडियोस थे उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है और साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उन्हें वहां जाकर हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आज के टॉपिक को समझते हैं एज टू किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन। सिंपल शब्दों में ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर के आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी उन सबसे डील करता है। तो सबसे पहले आज के क्वेश्चन को हम समझते हैं और जिस तरीके का अप्रोच हमने अब तक फॉलो किया है उसी अप्रोच को हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे एंड इस क्वेश्चन के डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे। जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डिमांड को हम ब्रेक कर देंगे, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना काफी ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाई कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंट्रीज could not adopt the industrial revolution as early as Britain? What were the fundamental characteristics of industrial revolution? How did it spread in other parts of the world? Explain with adequate illustrations. Now, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल सब पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है, जो क्वेश्चन का पहला सब पार्ट है, वो ये बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था, यूके से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो यूरोप के ही बाकी कॉन्टिनेंटल कंट्रीज थे, मतलब बाकी जितने भी कंट्रीज थे जो कि कॉन्टिनेंट के अंदर थे, जो कंपैरेटिवली सेफर थे यूके से, उन लोगों ने अपने यहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट क्यों नहीं किया? या फिर जब ब्रिटेन ने अपने यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर भी लिया तो उसके बाद जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी वहां तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? ठीक है, पहली चीज, इतनी जल्दी वो लोग अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाए? क्वेश्चन का पहला डिमांड ये हो गया। क्वेश्चन का सेकंड डिमांड है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि ब्रिटेन के अंदर या फिर यूके के अंदर आ गया था तो उसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? क्या क्या वो चीजें थी जो कि इससे पहले जो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एरा था उससे पहले से क्या क्या चीजें चेंज हो रही थी? तो हमें इसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है और इसको आंसर में अपने इंक्लूड करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। एंड जो हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है दैट सेज कि हाउ डिड इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? कहता है कि जब यूके के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था तो उसके बाद जो बाकी कंट्री के अंदर जब ये स्प्रेड हुआ तो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, वो रीजंस क्या थे, कौन कौन से इनिशियल कंट्रीज थी जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड होता है, राइट? ये सब चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है, साथ ही साथ हमें इलस्ट्रेशंस देने हैं, हमें एग्जांपल्स देने हैं, हमें डिफरेंट केस स्टडीज को यूज करना है ताकि हम अपने आंसर को ऑथेंटिक बना सकें और इसके आंसर की जो हमारी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, उसको हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकें। सो आई होप आप क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है वो समझ के, जो क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जेनेसिस के बारे में पूछ रहा है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ओरिजिनेट हुआ था तो सिर्फ यूके के अंदर क्यों हुआ, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी उनके यहां पर क्यों नहीं हुआ? पहली चीज। सेकंड बोल रहा है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि जो जो आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, किस चीज से हम पहचान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। एंड थर्ड चीज, इसके स्प्रेड के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के बाद एक्चुअली हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एस्पेक्ट को टच कर लेंगे, राइट? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हम सबको टच कर लेंगे और उसके बाद हम अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो चलिए आज का जो आंसर का अप्रोच है उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर क्या लिखना है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया है कि जो भी हमारे क्वेश्चन का बिगर थीम होता है, जो लार्जर थीम होता है, ठीक है, मतलब जो लार्जर एस्पेक्ट है जिसके ऊपर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, उसी पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करना है, इलस्ट्रेट करना है, किसी तरीके से शो करना है हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर। तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो लार्जर थीम है वो क्या है, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो हमें यहाँ पर जो अपना इंट्रोडक्शन देना है उसके अंदर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था। सो आप बता सकते हैं 1600s में या फिर 17th सेंचुरी के अंदर बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो स्टार्ट हुआ था। वन ऑफ द सबसे पहले जो प्रोपोनेंट्स थे वो यूके था, राइट? यूके ने इस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट किया था, सीधे शब्दों में कहे तो ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और आगे जाकर आप ये बता सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस यूके को एक बड़ी कॉलोनी को बनने में, कॉलोनी बनने में। कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी एक ऐसी कंट्री होती है, सॉरी यहाँ पर देखो,
कॉलोनियल मास्टर बनने में, ठीक है, ध्यान रखना, कॉलोनियल मास्टर बनने में। सो यूके आगे जाकर कॉलोनियल मास्टर बनता है जो कि अपने अंदर अलग अलग कॉलोनीज को बनाता है। सो कॉलोनियल मास्टर कौन होता है? कॉलोनियल मास्टर एक ऐसा कंट्री होता है, फिर कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने अंदर फोर्सफुली या फिर पीसफुली किसी भी तरीके से बहुत सारे कंट्रीज को अपने अंदर रखता है। तो यूके एक ऐसी कंट्रीज थी, एक ऐसी कंट्री थी जो कि एक्चुअली कॉलोनियल मास्टर बनती है और आगे जाकर बहुत सारी कंट्री को वो कॉलोनी में परिवर्तित कर देती है, कॉलोनी में कन्वर्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ऑलमोस्ट एंटायर अफ्रीका, यूएसए, राइट, ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे, अलग अलग कंट्रीज थे, ये सब कहीं ना कहीं एक ना एक टाइम पे हिस्ट्री में कॉलोनी रहे हैं यूके के, राइट। सो हमें यह भी शो करना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आफ्टर ऑल किस तरीके से यूके को एक कॉलोनियल मास्टर बनने में हेल्प किया और किस तरीके से इसको इतना रिसोर्सेज प्रोवाइड किया कि इन्होंने बाकी अलग अलग जो कंट्रीज थे इंक्लूडिंग इंडिया, अफ्रीका, यूएसए, इन सबको उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, राइट। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हो। अब देखिए, इन सब चीजों को मेंशन करने से पहले हम हल्का सा समझते हैं कि एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जेनेसिस हुआ कैसे था, किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। देखो, अगर आप 1600s का पीरियड देखोगे तो 1600s का पीरियड जो है वो यूके के अंदर या फिर आप कह लो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ रेनेसा। रेनेसा का पीरियड कहा जाता है। रेनेसा का मीनिंग क्या है? रेनेसा का मीनिंग होता है एनलाइटनमेंट। एनलाइटन मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें तो लोगों ने चीजों को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। नाउ क्या है क्वेश्चन पूछने का सिलसिला, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 1600 से पहले यानी कि प्री 1600 का जो एरा था उसमें क्या होता था, जैसे चर्च जो था, चर्च वाज कंसीडर्ड टू बी द टॉप पेडेस्टल। सीधे शब्दों में कहूं तो चर्च सोसाइटी के टॉप पे था, ठीक है। मतलब कि चर्च ने अगर कोई भी रूल बना दिया, कोई भी लॉ बना दिया, कोई भी कस्टम्स के बारे में बताया तो वो चीज बाकी सबके लिए एक लॉ बन जाता था, ठीक है। मतलब जो चर्च बोलता था बाकी सोसाइटी वही उसी चीज को फॉलो करती थी, पहली चीज। नाउ कोई भी जो पर्सन है, कोई भी पर्सन जो कि सोसाइटी का पर्सन है, वो कभी भी चर्च को क्वेश्चन नहीं किया करता था, बिकॉज चर्च की अथॉरिटी यहां पर हाईएस्ट हुआ करती थी। सेकंड चीज आप समझ गए, चर्च की अथॉरिटी यहां पर हाईएस्ट है। अब देखो, चर्च की अथॉरिटी हाईएस्ट होने के कारण चर्च कहीं ना कहीं अपनी जो भी उसका खुद का मन करता था, मतलब खुद की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर वो सारे के सारे काम करता था। मतलब स्टार्टिंग में चर्च जो था वो एक रिलीजियस स्फीयर के अंदर आता था, धीरे धीरे वो इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर आ गया जब उसने टैक्सेस वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे वो पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर आ गया जब वो उसने उस पर्टिकुलर जगह पर रूल करना स्टार्ट कर दिया, वो एक किंग मेकर की तरह काम करने लगा, राइट। तो चर्च ने क्या किया, डायरेक्टली सोसाइटी के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट किया और काफी लंबे टाइम तक ये चीज एक्चुअली चलता है। बट 1600s के आसपास में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल आते हैं जो कि चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि चर्च सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे क्यों है, चर्च से ऊपर कोई क्यों नहीं है और क्यों हम चर्च की हर बात को बिना सोचे समझे मान ले, राइट। ये जब क्वेश्चनिंग की स्टार्ट होती है तब एक सोसाइटी के अंदर एक न्यू एस्पेक्ट आता है एंड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का मतलब होता है जब भी आपको कोई चीज बताई जाती है तो आप उसको एज इट इज मान मत लो, आप उस चीज को प्रॉपर्ली चेक करो, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर चीज को काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करो, समझने की कोशिश करो कि जो भी चीज आपको बताई गई है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, राइट। और द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद आप उस चीज को मानो। सिंपली बिकॉज चर्च ने बोला है इसलिए उस चीज को मानने की जरूरत नहीं है। या फिर देखो, चर्च की जगह पर आप जो हायर क्लास है आप उनको भी समझ सकते हो। जो एलीट क्लास होती थी उस टाइम की, जो हायर क्लास थी, सिंपल वर्ड्स में रूलर्स वगैरह जो थे, वो लोग जो बोलते थे, जो पुअर सेक्शंस थे उनको वही मानना पड़ता था। तो यहां पर भी एक टाइप की क्वेश्चन की काइंड ऑफ डिमांड आती है कि जो एलीट क्लास है, जो रूरल क्लास है, वो कुछ अगर बोल रहा है तो क्यों उसको हम डायरेक्टली ट्रू मान लें, क्यों हम उसको प्रॉपर्ली चेकआउट ना करें, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर जब एक काइंड ऑफ एक रीजनिंग का क्वालिटी जब आता है, जब रीजनिंग का जो एक स्फीयर आता है जहां पे लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, उसी पर्टिकुलर पीरियड को कहते हैं कि रेनेसा आया है। सिंपल वर्ड्स में एनलाइटनमेंट आया है। एनलाइटनमेंट का सिंपल शब्दों में कहूं तो हर एक पर्सन के पास अब ये एबिलिटी आ गई है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वो चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जब रेनेसा का पीरियड आता है, जब एनलाइटनमेंट का पीरियड आता है, तो हर एक पर्सन जो है वो अपने स्फीयर्स को इंक्रीज करना चाहता था। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की कैपेसिटी इतनी है तो वो कोशिश कर रहा था कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए बाय मींस ऑफ ट्रेड, बाय मींस ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में देखें, बट हर एक पर्सन अपने आप की अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर एक चीज जो स्टार्ट होती है यूके के अंदर, स्पेशली रेनेसा के आने के बाद, 1600 के बाद जो स्टार्ट होती है, वो देखो, सबसे पहले तो स्टार्ट होता है इन्वेंशंस।
इन्वेंशंस। बिकॉज देखो हर एक पर्सन अब चर्च की बातों को मान नहीं रहा है, वो खुद एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वो खुद वहां पर प्रूफ लाने की कोशिश कर रहा है। और उस टाइम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल स्कॉलर्स, ये सब यहाँ पर आने स्टार्ट होते हैं और ये अलग अलग थ्योरीज देते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टीज में थ्योरी देना स्टार्ट करते हैं। देन केम पीपल लाइक न्यूटन, गैलीलियो, ये लोग आते हैं और ये लोग शो करते हैं कि किस तरीके से जो चर्च बता रहे थे, जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बारे में जो चीजें बता रहे थे चर्च, वो सब गलत थी। इन सब के पीछे एक प्रॉपर प्रोसेस है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, इन्होंने प्रूफ्स दिए, इन्होंने थ्योरीज दी, राइट। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, चर्च की जो इंपॉर्टेंस थी वो कंपैरेटिवली डिक्लाइन हुई, कंपैरेटिवली पूरी तरीके से डिक्लाइन नहीं हुई, बट सोसाइटी के अंदर जो बाकी सेक्शंस थे अब वो भी अपलिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं, चर्च की कंपैरेटिवली वैल्यू डाउन होती है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस देखो, जैसा मैंने आपको बताया इन्वेंशंस आता है, साथ ही साथ लोगों के बीच में क्यूरोसिटी बढ़ती है। क्यूरोसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, जब देखो क्यूरोसिटी बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ढूंढने निकलते हैं, तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होती है, राइट। जो स्पेशली रिच क्लास थी, बिकॉज देखो यूके को अगर आप देखोगे तो यूके जो है चारों तरफ से काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का यूके है, तो चारों तरफ से वाटर है, ठीक है, चारों तरफ से वाटर है यूके। तो यूके के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज राइट फ्रॉम मिडिवल पीरियड रही है वो है उसकी नेवल पावर, ठीक है, नेवल पावर। तो जो भी ऐसे पर्सन थे वहां पर जिनके पास नेवल पावर था, उन लोगों ने क्या किया, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज पे जाना स्टार्ट किया। उन्होंने अपने ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में लैंड को ढूंढना स्टार्ट किया, राइट, कि और कहां कहां पर लैंड है, इज दिस द एंटायर वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड और भी है, राइट। तो इन सब चीजों के कारण क्या हुआ, काफी सारा इन्वेंशन होता है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होता है, हमारे सोसाइटी के अंदर काफी सारा एडवांसमेंट होता है, राइट, अपलिफ्टमेंट होती है। जब ये सब होता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, जैसे कि अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इसको रिलेट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टीम इंजन हो गया, राइट। बहुत सारे मैकेनिकल पावर के इंजन आते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेड एंड कॉमर्स के जो एवेन्यूज हैं वो सब खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें शो करती है कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसका कहीं ना कहीं जेनेसिस हो चुका था, और इसके जेनेसिस के अंदर जो रेनेसा का पीरियड था उसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। सो आई होप आपने रेनेसा को और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो कनेक्ट करने की हमने कोशिश की है वो पर्टिकुलर चीज अब समझ गए कि किस तरीके से आफ्टर ऑल जो एनलाइटनमेंट का पीरियड था वो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, राइट, स्टीम पावर, इन सब की तरफ लेके जाता है। और यही आफ्टर सम टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक काइंड ऑफ एक सीड का काम करती है। मतलब कि यही वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो आइडिया है वो इमर्ज होता है, और लेटर ऑन बाद में फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अपने आप में इमर्ज हो जाएगी। आई होप आपको जेनेसिस समझ आ गया कि एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने किस तरीके से जो रेनेसा का पीरियड था उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। अब हम क्वेश्चन की मेन डिमांड पे चलते हैं। सो क्वेश्चन का पहला मेन डिमांड क्या था, क्वेश्चन का सबसे पहला डिमांड ये था कि आफ्टर ऑल ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ही क्यों यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सक्सेसफुल हो पाया, बाकी कोई और कंट्री यहाँ के इसके अंदर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, राइट। तो देखो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हम उन फैक्टर्स को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जब इसको समझेंगे तो हम अलग अलग पॉलिटिकल हेड्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, जैसे पॉलिटिकल हेड हो गए, इकोनॉमिक हेड हो गए, सोशल हेड हो गए, तो इन सब चीजों के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे जिसके कारण यूके आगे बढ़ पाया, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या थे, सोशल फैक्टर क्या थे, राइट। हर एक फैक्टर्स को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। देखिए इसका फायदा क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर आंसर लिख रहे होते हैं और आप अपने एक हेडिंग देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वेरियस सब हेडिंग्स देते हैं, तो आपके आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। और जो एग्जामिनर, जो भी इवैल्यूएटर आपकी फाइल को चेक करेंगे आफ्टर जो आपके मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपके आंसर को ढूंढने के लिए, बिकॉज आपने हर चीज पहले से ही प्रेजेंटेबल बना के रखा हुआ है। और इस चीज को यूज करके एक्चुअली जो भी इवैल्यूएटर्स है वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं एज टू इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से थे जिसने ब्रिटेन को अपलिफ्ट करने में हेल्प किया एज कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। सबसे पहली चीज तो यूके के अंदर यहाँ पर एक एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन आता है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। देखिए हर एक पर्टिकुलर कंट्री जो है जस्ट लाइक इंडिया सबसे पहले एग्रीकल्चर को ही स्टार्ट करती है, मतलब कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने के बाद ही कोई और कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपना कर पाई है, राइट। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, तो बिगिनिंग में ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री ही हुआ करती थी। तो यहाँ पर यूके भी जो था वो उसने भी अपने कंट्री के अंदर क्या लाया, एक टाइप का एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। आप जानते हैं 1960s के अंदर जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो हमारा मिडिल क्लास था, जो फार्मर क्लास था, वो काफी ज्यादा अपलिफ्ट हुआ, वो काफी ज्यादा जो है मतलब एडवांस हुआ, और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, सरप्लस के फील्ड में, राइट, हर फील्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हमारी मिडिल क्लास है वो अपलिफ्ट होती है। सेम चीज यहाँ पर यूके के अंदर भी होता है।
जब वहां पर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो देखो पहले जो लैंड जो कि एक ही पर्टिकुलर पर्सन के पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फिर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ लैंड थे, इनको कंसोलिडेट किया गया। पॉइंट इज लैंड की कंसोलिडेशन के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाई गई। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाई गई मतलब बहुत सारे लैंड होल्डिंग्स को एक साथ लाया गया, बहुत सारे लैंड होल्डिंग्स को डिवाइड किया गया। साथ ही साथ एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए न्यू इक्विपमेंट्स आने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आयरन के बने हुए जो भी प्लोज थे, इक्विपमेंट्स थे, एक्सेस थे, राइट, ये सब। इसके अलावा स्टील के बने हुए जो प्लोज वगैरह थे, ये सब चीजें आती है। जब आयरन एंड स्टील का यूज आप एडवांसमेंट के लिए करोगे, इक्विपमेंट्स की तरह करोगे, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। बिकॉज आयरन एंड स्टील जो है कंपैरेटिवली ड्यूरेबल होता है, राइट, ड्यूरेबल होता है और काफी ज्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है, प्लस काफी ज्यादा इफेक्टिव काम करता है, इफेक्टिवली काम करता है। तो पॉइंट इज इन सब चीजों को यूज करके एक्चुअली एग्रीकल्चर एक रेवोल्यूशन आता है यूके के अंदर, राइट। इसके अलावा देखो जब ये सब चीजें आती हैं तो जैसा हमने बात की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आप जाओ, देखो आप एक चीज जानते हैं, जैसे ही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो एक चीज क्या आएगी, बहुत सारे रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल मतलब कि बहुत सारे क्रॉप्स आएंगे, राइट, बहुत सारे पल्सेस वगैरह आएंगे, और इन क्रॉप्स पल्सेस इन सबको यूज करके आप अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर एज रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप पल्सेस को यूज करके कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप इस राइस व्हीट इन सबको यूज करके अपना ब्रेड बना सकते हैं, या फिर जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बना सकते हैं। पॉइंट बीइंग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो कि यूके के अंदर सबसे पहले आता है, उसने दो चीजें प्रोवाइड की। सबसे पहली चीज थी उसने लोगों को, स्पेशली जो पीजेंट क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, उनको पैसा प्रोवाइड किया, मतलब मनी प्रोवाइड किया। ठीक है, मतलब कि इन सब सामानों को बेच के इनके पास जो पैसा आया, इन पैसों को उन्होंने बाद में इंडस्ट्रीज के अंदर लगाया, जो कि आगे जाकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का काम करती है, राइट। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज देखो, एक तो हुआ कि यहां पर पैसा आया, दूसरा आपको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के थ्रू जो मिलता है वो है लेबर। अब देखो एग्रीकल्चर क्लास के अंदर इतने सारे लोग थे जो काम कर रहे थे कि एग्रीकल्चर क्लास के अंदर काइंड ऑफ पीजेंट्स का ओवरलोड हो गया। तो लोग क्या हुआ, अब वहां से पीजेंट्स से शिफ्ट होकर वो इंडस्ट्रीज की तरफ आने लगेंगे। तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी लेबर की कमी थी वहां पर भी अपनी काइंड ऑफ लेबर की कमी पूरी हो जाएगी, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कारण यूके को जो दो चीजें मिली, पहला था पीजेंट्स के पास पैसा आया, मिडिल क्लास यहाँ पर राइज होता है, और सेकंड चीज चीप लेबर का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ने लगा। अब देखिए इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर आप देखोगे तो जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यूके के अंदर आता है तो बहुत सारी चीजों को लोग बनाते हैं, मतलब कुछ चीजों को एज रॉ मटेरियल, कुछ चीजों को एज अ फिनिश प्रोडक्ट वो लोग ग्लोबल मार्केट के अंदर बेचना स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के अंदर इतने ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में अभी तक कोई और कंट्री कोई सामान बेच नहीं पा रही थी। अचानक से यूके ने जब यहाँ पर सप्लाई को इंक्रीज किया तो बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ जहां पर डिमांड भी कंपैरेटिवली इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। डिमांड इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई तो वंस अगेन जो यूके के फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, उनके पास काफी सारा पैसा आने लगा, मतलब काफी सारा पैसा आया। अब जब ये सारा का सारा पैसा आया तो यही पैसा आगे जाकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एक जेनेसिस की तरह काम करता है, जहां पर इन्हीं लोगों ने, इन पीजेंट्स ने, बिजनेसमैन ने, इन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, सो आई होप आप ये चीजें समझ गए सबसे पहले तो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरीके से आफ्टर ऑल इमर्ज हुई है यूके के अंदर, और किस तरीके से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसने पैसा प्रोवाइड किया, उसने लेबर प्रोवाइड किया और काइंड ऑफ डिमांड प्रोवाइड की। इसके थ्रू क्या हुआ, यूके को सबसे पहले तो एक डिमांड का बेस मिल गया, मतलब यूके को यह पता चल गया कि ग्लोबल मार्केट में जो भी एग्रीकल्चरल चीजें हैं, जो भी फिनिश प्रोडक्ट की चीजें हैं, उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए। अब देखो सेकंड हम समझते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या थे जिसके कारण जो ब्रिटेन था वो आगे बढ़ गया, लेकिन जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो देखिए ब्रिटेन के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आप जानते हैं ब्रिटेन के अंदर जो कंसेप्ट आए थे लाइक लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, इन सब के कंसेप्ट आने स्टार्ट हो गए थे। तो वहां पर लोगों को लिबर्टी दी गई थी, वहां पर लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, राइट टू मूवमेंट दिया गया था, राइट टू प्रोफेशन दिया गया था। ये हम 1600s की बात कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब यूके के अंदर काइंड ऑफ सोसाइटी के अंदर एनलाइटनमेंट आई तो लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चला। जब लोगों को राइट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने लॉज बनाए, उन्होंने सोशल कस्टम्स बनाए, और उसके थ्रू पूरी की पूरी सोसाइटी को उन्होंने काफी सारे लॉज वगैरह प्रोवाइड किए। उन्होंने लैंड ओनर्स को, साथ ही साथ टेनेंट्स को, दोनों को ही काफी सारे राइट्स प्रोवाइड किए। उन्होंने बोला कि जो जमीन के मालिक हैं उनको भी राइट्स मिलेंगे, और जो उस पर्टिकुलर जमीन पे किराए पे काम कर रहा है या फिर किराए पे रह रहा है उनको भी राइट्स मिलेंगे। तो देखो अब दोनों के पास अगर राइट्स हैं तो दोनों ही अपने अपने राइट्स को अपलिफ्ट करने के लिए और उस राइट्स को प्रॉपर्ली यूज करके अपने अपने लैंड के अंदर, जो भी उनके पास लैंड का स्फीयर है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। इसके कारण भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर फिर से और स्ट्रेंथन हो गया, पैसे और आने स्टार्ट हो गए, और यही पैसे आगे जाकर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में काम आते हैं, राइट। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण देखो वॉर्स फाइट किए थे उस टाइम में बहुत सारे यूके ने। देखिए मिडिवल एरा में वॉर वाज वेरी वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज वहां पर क्या होता था, किंग टू किंग फाइट होता था, मतलब सिंपल वर्ड्स में मोनार्क टू मोनार्क फाइट होता था, जहां पर लैंड के लिए,
राइट, गोल्ड के लिए, राइट, फिर ग्लोरी के लिए, इन सब चीजों के लिए एक्चुअली ये लोग फाइट क्या करते थे। द पॉइंट वाज, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखो अगर आप यूके का देखोगे तो काइंड ऑफ इस तरीके का उनका सेटअप है जहां पर चारों तरफ क्या है, वाटर है, राइट, वाटर है। तो पॉइंट इज, कोई दूसरी कंट्री इतनी स्ट्रांग नेवल पावर के साथ थी ही नहीं जो आकर यूके को अटैक कर सके। तो यूके का जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी था, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था, वो इतना अलग था, राइट, कि कोई और कंट्री उस पर आकर अटैक नहीं कर पाती थी। अगर आप प्रेजेंट टाइम्स में देखोगे तो यूएस जो है, यूएस का भी तो एग्जांपल यही है कि जो यूएस का काइंड ऑफ लोकेशन है, देखो यूएस का लोकेशन भी इस तरीके से है कि कोई और कंट्री आकर इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती है, राइट। सेम चीज उस टाइम में यूके के लिए हुआ करता था। इसलिए उन मिडिवल वॉर्स का यूके के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा ही नहीं, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ ही नहीं, राइट। इसलिए यूके का जो भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो भी काफी स्ट्रांग रही, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी काफी स्ट्रांग रही, राइट। तो ये भी चीज आगे जाकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो लार्जर टाइम से उनका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो स्ट्रांग होता आ रहा था, उसने ओवरऑल जाकर आगे जाकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को करने में काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट। अब ये भी समझ गया। थर्ड हम देखते हैं कि सोशल फैक्टर्स क्या क्या थे। अब देखिए, अगर हम सोशल फैक्टर्स को समझेंगे तो एक चीज आपको समझना है, ब्रिटेन जो था, जो ब्रिटेन के अंदर रेनेसां आता है या फिर जो एनलाइटनमेंट वाला जो पीरियड आता है, वो एक्चुअली गेम चेंजर था। इस एनलाइटनमेंट के पीरियड ने एक्चुअली काफी सारे न्यू आइडियाज को यहाँ पर ओरिजिनेट किया। लिबरल आइडियाज, प्रोग्रेसिव आइडियाज, फ्रीडम के आइडियाज, इक्वालिटी के आइडियाज, फ्रेटर्निटी के आइडियाज, ये सब चीजें जब आती हैं तो सोसाइटी में के अंदर एक और कंसेप्ट आता है कि सोसाइटी के अंदर हर एक सेक्शन को अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट करने के बारे में बात आती है तो छोटे छोटे मशीन्स बनने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं वीविंग मशीन्स बनती हैं। फिर मूवमेंट के लिए स्टीम इंजन्स बनने स्टार्ट होते हैं। वीविंग जो मशीन्स थी उसके कारण वुमेन भी अपने आप को अपलिफ्ट कर पाती हैं। स्टीम इंजन्स के कारण एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन या फिर एक पर्सन जो है सेकंड पर्टिकुलर पार्ट में जा पाता है। दो डिफरेंट लोग जो कि एक्चुअली मान लेते हैं कि यूके के कोई एक पार्ट नॉर्थ में रहता था, कोई और एक साउथ में रहता था, तो वो लोग पहले जो नहीं मिल पाते थे इतने आसानी से, वो अब स्टीम इंजन के कारण आसानी से मिल पाते हैं। उसके कारण आइडियाज का स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, आइडियाज का स्प्रेड। सो स्टीम इंजन को आपको किस तरीके से रिलेट करना है सोशल स्फीयर के साथ, उसको देखो। स्टीम इंजन का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नेशन से आप सेकंड पार्ट में जा सकते हैं, तो इजीली आप आइडियाज को स्प्रेड कर सकते हैं। आप कॉमन आइडियाज वाले लोगों से मिल सकते हैं इजीली, और आप साथ में मिलकर कोई अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो सोशल फैक्टर्स था, राइट, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं हेल्प करता है काफी सारा, राइट। अब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि एक्चुअली अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पैसों को इंडस्ट्रीज के अंदर लगा रहे थे, राइट। जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह उस टाइम में सेटअप हो रही थी, उस पर्टिकुलर सेटअप करने में वो शेयर्स वगैरह ले रहे थे। द पॉइंट बीइंग, जो लोअर क्लास थी, जो मिडिल क्लास थी, जो एलीट क्लास थी, ये तीनों ही क्लासेस एक्चुअली साथ में मिलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रही थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जो काइंड ऑफ कम्युनिटी है वो अपलिफ्ट हो रही है। देखो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले की बात कर रहा हूं, राइट। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है। वंस दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विल स्टार्ट, तो ऑब्वियसली फिर से लोअर क्लास जो है कहीं ना कहीं फिर से डाउनग्रेड हो जाएगी, बिकॉज एलीट क्लास और मिडिल क्लास काइंड ऑफ फिर से ऊपर उठ जाएगी। बट स्टार्टिंग के पीरियड में लेबर क्लास ने भी काफी ज्यादा सेविंग्स की थी, सेविंग का कल्चर वहां पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, वेल्थ एक्युमुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, उसके कारण काफी चीजें आगे बढ़ने लगी थी, राइट। तो ये सब चीजें शो करती है कि जो सोसाइटी थी वो भी उनकी काफी ज्यादा अपलिफ्ट हो रही थी, सोसाइटी के अंदर राइट्स की कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा बढ़ रही थी, राइट। तो इस तरीके से यूके जो है वो आगे बढ़ रहा था, बट जो बाकी कंट्रीज थे वो उतने आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो जितने भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज थे वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे, तो सेम फैक्टर्स देखो, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। सेकंड चीज, जैसा हमने बोला कि जो यूके था, यूके के अंदर सोसाइटल और रिलीजियस फैक्टर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, मतलब कि इतना ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस पैदा नहीं कर रहा था। बट जो बाकी कंट्रीज थे वहां पर सोसाइटल और रिलीजियस जो मैटर्स थे वहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेंस आ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, राइट। फिर थर्ड देखो, जैसा हमने बात की कि यूके के अंदर एक मार्केट सिस्टम डेवलप हो रहा था काइंड ऑफ, जहां पर सब लोग सेविंग्स कर रहे थे, सबके पास पैसा आ रहा था। बट जो बाकी कंट्रीज थे वहां पर जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो स्ट्रांग नहीं था, राइट, वो काफी ज्यादा वीक था। यूके के अंदर बैंक्स वगैरह बनने स्टार्ट होते हैं, बट बाकी किसी कंट्री के अंदर बैंक का कोई कंसेप्ट नहीं आता है, राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कारण जो यूके था उसके पास रॉ मटेरियल्स आता है बहुत सारा। जैसे देखो, अगर टेक्सटाइल बनाना है तो टेक्सटाइल के लिए चाहिए कॉटन, और कॉटन कहाँ उगाया जा सकता है, फील्ड्स में, राइट, मतलब थ्रू एग्रीकल्चर। द पॉइंट बीइंग, तो अगर आपको फाइनली टेक्सटाइल बनाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर ही काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज जो है बाकी कोई और कंट्री कर नहीं पाया, इसके कारण जो बाकी कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई, और जो यूके थी वो काफी ज्यादा आगे निकल गई, ठीक है। अब देखिए, धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी स्प्रेड होगा, जब हम स्प्रेड वाला पार्ट जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि यूके से सबसे पहले जो स्प्रेड होता है वो बेल्जियम में होता है।
उसके बाद जर्मनी में होता है, और धीरे धीरे फिर जो बाकी कंट्रीज है वहां पर भी ये चीज स्प्रेड होना स्टार्ट होता है, राइट। तो इस तरीके से एक्चुअली हमने यूके का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ग्रोथ है हमने वो समझा। हमने इसको समझने की कोशिश की एज टू हाउ जो बाकी कंट्रीज थी, हाउ एंड वाई जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फील्ड में, और क्यों यूके इतने फास्ट और इतने स्ट्रांगली यहां पर इमर्ज होता है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दैट इज व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। याद होगा आपको, यही हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब देखिए, जब हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जब उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि स्टीम इंजन का आना और ट्रांसपोर्टेशन का इंक्रीज होना। तो ट्रांसपोर्टेशन में जैसा मैंने आपको बताया, आइडियाज का स्प्रेड होना, ठीक है, कॉमन आइडियोलॉजी वाले लोगों का आप आपस में मिल पाना, राइट, ये सब चीजें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थी। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो था हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो क्या था, इनोवेशन इन ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि स्टीम इंजन आता है, राइट, बहुत सारे लोकोमोटिव्स आते हैं, इन सब चीजों के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही ईजी हो जाती है कंपैरेटिवली, मतलब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। सेकंड चीज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप जानते हैं कि देयर केम अ पर्सन कॉल्ड एज जेएल बियर्ड, राइट। जेएल बियर्ड ने यहाँ पे टीवी का वो जो है टीवी का इन्वेंशन किया। फिर देन केम ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने फोन का डिस्कवरी किया। तो टीवी, फोन, इन सब के कारण क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सेकंड पार्ट तक कम्युनिकेट होना स्टार्ट होती है। टीवी के थ्रू न्यूज आइटम्स, फोन के थ्रू आप आपस में किसी से भी एक्सचेंज कर सकते हैं अपने आइडियाज को, राइट। तो ये सब चीजें डेवलप होनी स्टार्ट होती है। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसके थ्रू काफी सारे लोग जो है यहाँ पर आइडियाज, कॉमन आइडिया वाले जो लोग होते हैं वो साथ में आना स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, जो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर आप देखो तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था बैंकिंग। यूके के अंदर जो बैंकिंग का जो कंसेप्ट था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इससे कारण क्या होता है, जो सोसाइटी के अंदर जो सेविंग्स रेट थी, लोग जो पैसा सेव करते थे वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जब पैसा सेव किया उन्होंने तो उसी पैसे को उन्होंने बाद में सही जगह पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और वो सही जगह का जो अपॉर्चुनिटी आता है जब इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट होती है यूके के अंदर, राइट। तो इस तरीके से जो बैंकिंग वाला कंसेप्ट था वो भी यहाँ पर इमर्ज होता है। देन धीरे धीरे फैक्ट्री सिस्टम बनना स्टार्ट होता है। देखो फैक्ट्री सिस्टम को समझो, फैक्ट्री सिस्टम के बनने से पहले क्या होता था, जो भी सामान यूके के डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेसमैन है वो लोग जो बनवाते थे वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज होता था, अनऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो बहुत ही ज्यादा उसमें प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो उसके कारण क्या होता था, काफी सारा करप्शन का यहाँ पर डील मतलब करना पड़ता था, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ये सब डील करना पड़ता था। तो इन सबको सॉल्व आउट करने के लिए जो भी बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इनक्लोज्ड स्पेस बनाएंगे। इनक्लोज्ड स्पेस मतलब चार दीवारी वाला एक जगह बनाएंगे, और जितने भी प्रोडक्शन वाला काम होगा हमारा उसी पर्टिकुलर चीज के अंदर होगा। इसी चीज को उन्होंने आगे जाकर फैक्ट्री बोलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फैक्ट्री क्यों बोला, फैक्ट्री वर्ड जो है फैक्टर वर्ड से आता है, फैक्टर, और फैक्टर का मीनिंग होता है वर्कर, ठीक है, वर्कर। सो टेक्निकली ऐसा प्लेस जहां पर वर्कर्स काम करेंगे उन्हें हम फैक्ट्री बोलेंगे। तो इस तरीके से फैक्ट्री वाला कंसेप्ट आता है, इस तरीके से फैक्ट्री सिस्टम बनना स्टार्ट होता है। अब फैक्ट्री सिस्टम के अंदर दो डिफरेंट कंसेप्ट थे यहाँ पर। पहला जो कंसेप्ट था वो था डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, राइट, और दूसरा था यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि जैसे अगर मेरे पास 100 लोग हैं तो मैंने क्या किया, 100 में से 20 लोगों को किसी और काम के लिए लगा दिया, 20 लोगों को किसी और काम के लिए लगा दिया, और बाकी 60 लोगों को किसी और काम के लिए लगा दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, एक साथ में 3 डिफरेंट काम कर पा रहा हूं। अगर मैं 100 लोगों को सिंपली छोड़ देता कि जिसको जो काम करना है करो, तो हो सकता है कि सबके सब एक ही काम करते, या फिर हो सकता है कि सबके सब सेकंड काम करते हैं। उसके कारण मेरा तीनों काम एक साथ में प्रॉपर्ली एफिशिएंसी के साथ इंक्रीज मतलब कंप्लीट नहीं हो पाता। अब डिवीजन ऑफ लेबर में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जिस पर्टिकुलर काम को जितने लोग चाहिए, मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको हम उतने ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे काम ए है और काम ए को करने के लिए 20 लोग चाहिए थे, बट यहाँ पर मान लो 100 के 100 लोग अगर यहीं पे आ जाते तो कोई ज्यादा एफिशिएंसी मिलती नहीं हमें, राइट। उल्टा हमारा ये दोनों काम छूट जाता। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो फैक्ट्री सिस्टम के आने के बाद स्टार्ट हुआ, जब जो भी बिजनेस मैन थे, जो भी फैक्ट्री के ओनर्स थे, वो लोग प्रॉपरली चेक कर सकते थे, पॉइंट आउट कर सकते थे कि जो भी लोग हैं, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सेकंड जो फैक्टर आया दैट इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई एक काम करने में अच्छा है तो उससे वही वाला काम करवाओ। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि शू मेकिंग में काफी अच्छा है, और जो एक दूसरा पर्सन है जो कि शेफ काफी अच्छा है, तो जो शू मेकर है उनसे शूज ही बनवाओ, और जो शेफ मेकर है उनसे खाना बनवाओ, राइट। इस तरीके से दोनों अपने अपने स्फीयर में अच्छा काम करेंगे, और जो कंपैरेटिवली जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी।
अब देखो, अगर हम यहाँ पर एक शू मेकर को बोल दे कि आप जाकर खाना बनाओ और एक शेफ को बोले कि आप जाकर शू बनाओ, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगी, और उसके कारण जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस चीज को ना हो, मतलब ये चीजें ना हो और स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन प्रॉपर्ली रहे, इसलिए भी फैक्ट्री सिस्टम बनाया गया था, ताकि जो भी मिल ओनर्स हैं, जो भी ब्रिटिश के बिजनेसमैन हैं, वो लोग प्रॉपर्ली चेक कर सके कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, कौन कौन से पर्सन हैं जो किस तरीके से काम कर रहे हैं। राइट, आई होप आप समझ गए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सोर्स, एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आप यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ लिंक कर सकते हैं, वो है द फाइंडिंग ऑफ न्यू एनर्जी सोर्स। न्यू एनर्जी सोर्स, बिकॉज देखो इस टाइम में कोल का, राइट, फिर जैसे आप जानते हैं स्टीम इंजन को चलाने के लिए उस टाइम कोल चाहिए होता था, फिर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंस आ जाता है। कोल और इलेक्ट्रिसिटी जब आगे आती है तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को यहाँ पर हेल्प मिलती है, एनर्जी का सोर्स मिल जाता है, और एनर्जी का सोर्स मिलने के कारण ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री यहाँ पर प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कैरेक्टराइज कर सकते थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सो आई होप आप ये सब चीजें समझ गए। अब देखिए, हम एक छोटा सा डिस्कशन इस बात पर भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हुए थे, क्या इफेक्ट्स हुए थे अलग अलग सेक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हुए थे। सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि सोशल इफेक्ट क्या थे। सोशल इफेक्ट मतलब सोसाइटी के ऊपर, उनके समाज के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हुए थे। तो देखो, सोसाइटी के ऊपर अगर बात करो तो सबसे पहले चीज क्या है, इंडस्ट्रीज आते हैं। इंडस्ट्रीज आते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर काम करते हैं। लेबर अगर काम करते हैं तो लेबर को वेजेस मिलते हैं। अब देखिए, लेबर को कम वेजेस मिलते थे, बट उनको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ता था। तो अगर ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ता था तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली से दूर रहते थे। उसके कारण जो सोशल फैब्रिक था, मतलब जो सोशल स्ट्रेंथ, जो फैमिलियल रिलेशनशिप थी, वो काफी ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉन्डेज टूटनी स्टार्ट हो गई, सोशल फैब्रिक यहाँ पर वीकन होना स्टार्ट हो गया। पहली चीज। ठीक है, सेकंड चीज, देखो वो सारे के सारे लोग जो कि रूरल एरियाज के अंदर रहते थे, उन्हें ये चीज पता चली कि जो अर्बन एरियाज है, जो सिटीज है, वहां पर काफी सारे न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चल रही हैं, काफी सारी न्यू इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, और उन इंडस्ट्रीज को बेसिकली लेबर चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये सारे के सारे लोग रूरल एरियाज से हट करके अर्बन एरियाज की तरफ आने लगे। अब देखो, उस टाइम का जो अर्बन एरियाज था वो भी काफी ज्यादा लेस डेवलप्ड था। उस पर्टिकुलर टाइम का आप समझ सकते हैं जो अर्बन एरिया था वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। तो उसके कारण उस टाइम का अर्बन एरिया जो था वो इतना केपेबल नहीं था कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर को झेल सके। बट इसके बावजूद इतना ज्यादा ह्यूज माइग्रेशन जब आता है अर्बन एरियाज के अंदर, सिटीज के अंदर, तो उन सिटीज को झेलना पड़ गया। उसके कारण उन सिटीज का जो रिसोर्स प्रॉब्लम था, रिसोर्स एलोकेशन का प्रॉब्लम था, वहां पर प्रॉब्लम आनी काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई। अब यहां पर देखिए, जब यहां पर रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा माइग्रेशन एक साथ होने लगी, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो भी उस पर्टिकुलर टाइम के रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उनको जल्दी जल्दी में उस पर्टिकुलर सिटी को प्लान करना पड़ गया। मतलब उस सिटी को और ज्यादा एक्सपेंड करना था, एक्सपेंशन की प्लानिंग करनी पड़ गई, और इतनी जल्दी जल्दी में जो सिटी की प्लानिंग हुई थी वो काफी ज्यादा खराब प्लानिंग हुई थी। मतलब प्लानिंग वाज नॉट दैट मच गुड। ठीक है, उसके कारण जो भी रूरल एरियाज यहाँ पर आ रहे, जो भी रूरल लोग अर्बन एरियाज के अंदर आ रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, उनको उतनी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रही थी। काइंड ऑफ काफी लोगों के पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, राइट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हुई। बट देखो, जब रूरल क्लास ने अर्बन एरियाज में आना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज के लोग थे जो कि पहले मिडिल क्लास में हुआ करते थे, जिन्हें काम मिला, जिन्हें जॉब मिला तो पैसा मिला, तो कंपैरेटिवली उनका जो सोशल स्टेटस था वो अपलिफ्ट हुआ, राइट। तो उनका राइज होना ये भी एक सोशल कंडीशन था, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पैसा प्रोवाइड किया, वेजेस प्रोवाइड किए, राइट, ये सब चीजें। बट जो सेकंड सेक्शन था, जो लेबर क्लास थी, जो कि लोअर क्लास थी, लोअर क्लास का यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोअर क्लास जो है अपने आप को प्रॉपर्ली अपलिफ्ट नहीं कर पाई। लोअर जो लेबर क्लास थी वो बेसिकली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंसती है। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे किस तरीके से सर्फडम, स्लेवरी, इन सब का इनडायरेक्ट कंसेप्ट जो है फिर से एक बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आता है, के अंदर आता है, राइट। और फिर जैसा हमने बात की, यहाँ पर ऑब्वियसली वेजेस इंप्रूव होंगे, यहाँ पर जो न्यू जॉब्स है वो सब आएंगी। तो ये था हमारा सोशल इफेक्ट कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट डाला था इस पर्टिकुलर चीज ने, उसको हमने समझा, राइट। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या थे। देखो, पॉलिटिकल इफेक्ट्स का मतलब है कौन कौन से न्यू लॉज बने। तो जब बहुत सारे लेबर्स आएंगे तो मेन, वुमेन, चाइल्ड सब के सब काम करते थे, बट चिल्ड्रन को बचाने के लिए फिर चाइल्ड लेबर लॉज लाया गया, राइट। तो किस तरीके से चाइल्ड लेबर लॉज होने चाहिए, उसको किस तरीके से हमें स्ट्रेंथन करना है। सिमिलरली आप जानते हैं कि लेबर लॉज को लाए गए ताकि जो लेबर्स का जो सोशल कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, उसको हम इंप्रूव कर सके। तो इसके लिए बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बने, राइट, यानी कि बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स यहाँ पर बनने स्टार्ट होते हैं। अब इन्हीं वर्कर की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर सोशल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। जैसे आप जानते हैं मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है, यहाँ पर यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट आता है, यूटोपियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट आता है, सोशलिज्म स्कूल ऑफ थॉट आता
आता है। ये सब अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, जो कि वर्किंग कंडीशन के बारे में बोलते हैं, वर्कर्स की कंडीशन के बारे में बोलते हैं, जो लगातार एक लोअर क्लास जो कि डाउन होता जा रहा था उस पर्टिकुलर क्लास को अपलिफ्ट करने के बारे में बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल जो इफेक्ट था वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का काफी स्ट्रांग हुआ था, जहां पे अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफेक्ट अलग अलग आए थे, ठीक है। थर्ड आप बोल सकते हैं कि जो स्पेशली जो मिडिल क्लास थी, मतलब जो कि काइंड ऑफ लोअर क्लास से तो ऊपर थी बट हायर क्लास से काफी ज्यादा नीचे थी, उन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको जॉब मिलता है, जॉब मिलता है तो उनको वेजेस मिलती है, वेजेस बेसिकली मिलता है तो क्या होता है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा अपलिफ्ट होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होने के कारण बेसिकली उनकी वैल्यू जो है सोसाइटी के अंदर वो कंपैरेटिवली इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पहले नॉर्मल पर्सन हुआ करते थे, धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, राइट। उनके कारण उनका सोशल स्टेटस और ज्यादा बढ़ता है, राइट। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मिडिल क्लास के अंदर आती है वो ये है कि पैसे तो आ गए बट सोशल फैब्रिकेशन जो है और ज्यादा वीक हो गई। सोशल फैब्रिकेशन का सीधा सा मतलब है कि मेन जो थे वो लोग अब बाहर जाकर फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे, लेबर्स की तरह काम करते थे, बट वुमेन जो है वो घर पे रहती थी, होम पे रहती थी। तो उसी कारण डिवीजन ऑफ जेंडर यहाँ पर स्टार्ट हो गया, काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई। जो बच्चे हुआ करते थे, जो किड्स हुआ करते थे, उनमें जो बॉयज थे वो स्कूल जाते थे, लेकिन गर्ल्स जो थी वो घर पे रहती थी मैरिज के लिए, राइट, मतलब मैरिज की तैयारी करती थी, राइट। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ पर ये देखा गया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण काइंड ऑफ, बिकॉज देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सीधा सा मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि कुछ लेबर्स होंगे जो कि आकर फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे, बट फैक्ट्री के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको कोई मेंटल काम तो होगा नहीं, काइंड ऑफ वो फिजिकल काम होगा, राइट, जहां पर फिजिकल लेबर चाहिए होगा। और फिजिकल लेबर के लिए मेन जो है दे आर कंसिडर टू बी मोर सुटेबल देन फीमेल, राइट। मेल इज कंसिडर टू बी मोर सुटेबल। तो अगर मेल इज कंसिडर टू बी मोर सुटेबल, यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर काम कौन करेगा, मेल करेंगे, यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर काम कौन नहीं करेगा, फीमेल्स नहीं करेंगे। तो फीमेल्स अगर फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगी तो कहाँ काम करेंगी, वो होम का काम करेंगी, घर का काम करेंगी, राइट। तो इसी कारण जो मेन का जो रोल है, जो मेन का सोसाइटल वैल्यू है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा कि वो लोग घर से बाहर जाकर काम करते हैं, राइट। तो यही एक्चुअली वो जेनेसिस था, यही एक्चुअली वो प्रॉब्लम थी जो आगे जाकर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि क्यों और किस तरीके से आफ्टर ऑल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो कंसेप्ट था, क्लास था, वो भी यहाँ पर इमर्ज होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो हमने ये बात की कि किस तरीके से मिडिल क्लास का राइज होता है। अब देखो जो अर्बन पुअर्स थे, जो अर्बन पुअर्स, उनके बारे में बात करते हैं। देखो अर्बन पुअर सबसे पहले तो है क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि पहले रूरल क्लासेस में हुआ करते थे, जो पहले रूरल एरियाज में हुआ करते थे, राइट। अब मान लो कि रूरल एरियाज में उन्हें रहने के लिए फॉर एग्जांपल 5 रुपए चाहिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर दिन का 5 रुपए चाहिए। मान लो यही लोग माइग्रेट करते हैं और वो सिटीज में जाते हैं, और सिटीज में मान लेते हैं कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ऑब्वियसली देखिए जो सिटीज होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा डिमांड करती है एज कम्पेयर टू कोई विलेजेस या फिर रूरल एरिया से। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिटीज के अंदर जो उस टाइम की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर जो भी चीज आपको एक दिन में रहने के लिए चाहिए, मान लिया आपको 10 रुपए चाहिए। अब मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है कि उसके पास सब मिला के 5 ही रुपए है, तो 5 रुपए में वो जब वो रूरल एरिया में हुआ करता था तब तो वो आसानी से अपनी जिंदगी को रह लेता था, मतलब एक दिन निकाल लेता था। बट जब वो सिटी के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं उसके पास अब पैसे नहीं है, अब वो काइंड ऑफ गरीब हो गया है। इसी को बोला जाता है अर्बन पुअर। मतलब कि आप आए थे एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में, आप आए थे अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, बट वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी स्ट्रांग थी कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट कंडीशन के अंदर काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गए, मतलब आपकी वैल्यू कंपैरेटिवली डिक्लाइन हो गई। इसे कहते हैं अर्बन पुअर्स, ठीक है। अगर आप अर्बन पुअर की बात करोगे तो फैक्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, मतलब अगर फैक्ट्री के अंदर काम नहीं मिलेगा तो कहीं और काम नहीं मिल पाएगा, राइट। तो अगर देखो अगर फैक्ट्री के अंदर मतलब अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि फैमिली को वो लोग काफी ज्यादा कम टाइम दे पा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप जो भी पीजेंट्स वगैरह हैं उनकी बात करोगे तो देखिए जो पीजेंट्स वगैरह थे वो पहले क्या उगाया करते थे, सब्सिस्टेंस क्रॉप्स, जैसे कि व्हीट, राइस, पल्सेस, राइट, मतलब ऐसी चीजें उगाते थे जिसके थ्रू अपने फैमिली को फीड कर सके। बट धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ने लगी तो वो लोग कमर्शियल क्रॉप्स उगाना स्टार्ट करते हैं। जब उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने अपनी फैमिलियल डिमांड्स को कंप्लीट करना छोड़ दिया, उल्टा वो प्रॉफिट के पीछे भागने लगे कि हम कमर्शियल क्रॉप उगाएंगे, जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसे के थ्रू हम जो भी अपना व्हीट, राइस है ये सब खरीद लेंगे, राइट। तो इस तरीके से लोगों ने वो उगाना बंद कर दिया जो कि उनकी फैमिलीज को चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर आप देखो कि फैक्ट्री के ऊपर सबके सब डिपेंडेंट थे, मतलब फैक्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। फैक्ट्री के अंदर कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण जॉब लॉस का जो कंसेप्ट था वो काफी ज्यादा आता है, मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही थी बट बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो छिन भी रही थी,
राइट। अब देखिए, अगर एक ही फैक्ट्री के अंदर इतने सारे लोग काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्किंग कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब होगी, बिकॉज ये फैक्ट्री उस लेवल की बनाई ही नहीं गई थी कि इतने सारे लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सके, राइट। वर्किंग कंडीशन काफी ज्यादा डिक्लाइन होने लगी। धीरे धीरे जो मिल वर्कर्स थे, जो कि फैक्ट्री ओनर्स थे, उन्होंने ये देखा कि जो वर्कर्स हैं वो आसानी से इस पर्टिकुलर वर्किंग कंडीशन के अंदर काम कर ले रहे हैं, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को अपलिफ्ट भी नहीं की, उन्होंने इस चीज को ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। तो उसके कारण जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी, अनह्यूमन कंडीशंस थी काफी ज्यादा, राइट। लेबर्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, बट पैसे उन्हें बहुत कम मिलते थे, राइट। फिर हमने चाइल्ड लेबर का कंसेप्ट देखा, हमने फीमेल लेबरिंग का जो कंसेप्ट था वो सब देखा, और ये सब शो करता है कि किस तरीके से जो पुअर्स थे उनकी जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली डिक्लाइन ही रही, वो अपलिफ्ट नहीं हो पाई। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट था कि एक टाइप का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, मतलब कि जो सबसे रिच क्लास है वो कुछ फैक्ट्रीज लगाएगी, राइट। फैक्ट्रीज लगाएगी तो जो मिडिल क्लास है वो इसके अंदर आकर काम करेगी, अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करेगी। मिडिल क्लास जो है वो लेबरर्स को काम देगी, लेबरर्स को मतलब जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनको काम देगी। तो इनकी जो सिचुएशन है वो भी कंपैरेटिवली अपलिफ्ट होगी। बट द पॉइंट वाज, रिच क्लास ने फैक्ट्रीज तो लगाई, फैक्ट्रीज ने इनको वो तो किया, एम्प्लॉय तो किया, बट इनके पास पैसा ज्यादा अमाउंट पे कभी पहुंचा ही नहीं, मतलब बहुत ही कम पैसा मिलता था, इनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, राइट। बहुत ही डेंजरस कंडीशंस ऑफ वर्क के अंदर इनको काम करना पड़ता था। तो ये सब चीजें शो करती हैं कि किस तरीके से पुअर की कंडीशन बहुत ज्यादा अपलिफ्ट नहीं हुई थी, ठीक है। सो आई होप आप ये भी समझ गए। अब देखो, हम एक और न्यू कंसेप्ट समझते हैं कि आफ्टर ऑल अर्बनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अर्बनाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का सिटी के अंदर सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट होना, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया को अगर हम सिटी कह सकते हैं, इसका मतलब है कि वो अर्बनाइज हुआ है। देखो, अगर हम अर्बनाइज होने की बात करें तो माना जाता है कि जो बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे वो लोग सिटी के अंदर आते हैं, जैसा हमने बात की रूरल एरिया से माइग्रेट होकर वो लोग अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो उस टाइम वो सिटी जो थी वो रेडी नहीं थी उस पर्टिकुलर इतनी ज्यादा माइग्रेशन को झेलने के लिए। तो वहां पर जो हाउसिंग कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, राइट। वहां पर खाने पीने की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी। सैनिटरी कंडीशन मतलब साफ सफाई जो थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, राइट। फिर उसके कारण जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे वैसे वैसे वहां गंदगी फैलने लगी, तो स्प्रेड ऑफ डिजीज बहुत ज्यादा फैलने लगा। क्राइम्स वहां पर बहुत ज्यादा होने लगे, क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग थे जिनके पास जॉब्स नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो उन लोगों को ऑब्वियसली क्राइम का सहारा लेना पड़ा अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीजों के कारण जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे, बट कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे। आई होप आपको समझ आ गया कि हमने बहुत सारी पॉजिटिव इफेक्ट्स भी डिस्कस किए, जहां पर किस तरीके से जो हमारी सोसाइटी थी, जो यूके की सोसाइटी थी, समाज था, वो अपलिफ्ट होता है, बट बहुत सारी जगहों पर प्रॉब्लम्स भी इमर्ज होनी स्टार्ट होती है, राइट। इसी पर्टिकुलर टाइम में जो लेबर यूनियंस थे, लेबर लॉज थे, राइट, ये सब भी अपलिफ्ट होते हैं कि किस तरीके से जो वर्किंग कंडीशंस हैं वर्कर्स की उसको हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको एक बेटर कंडीशन मिल सकता है। ये सब चीजें भी काइंड ऑफ अपलिफ्ट होना स्टार्ट होती हैं। तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन के जो पहले दो पार्ट्स थे दोनों डिस्कस कर लिए। आई होप आपको दोनों चीजें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के बारे में। जो थर्ड चीज था, थर्ड क्या बोल रहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो स्प्रेड हुआ है उस स्प्रेड को समझाना था। तो देखिए, सबसे पहले चीज तो हमने देखा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पर आता है, यूके के अंदर आता है। अब देखिए, यूके से जो सबसे पहले वो जाना स्टार्ट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के अंदर, मतलब 1800 समथिंग के अंदर, 1800s के अंदर क्या होता है, यूके के बहुत सारे जो ब्रिटिश मिल ओनर्स थे वो लोग बेल्जियम जाते हैं, ठीक है, बेल्जियम जाते हैं। और बेल्जियम जाते जाते क्या होते हैं, वो सीक्रेटली अपने साथ बहुत सारी मशीन्स वगैरह लेके जाते हैं। जब मशीन्स लेके जाते हैं तो वो बेल्जियम के अंदर ही अपना एक न्यू फैक्ट्री वगैरह खोलना स्टार्ट करते हैं, न्यू कारखाना खोलना स्टार्ट करते हैं। उसके कारण बेल्जियम के अंदर भी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट होता है, ठीक है। बेल्जियम के बाद कंट्रीज लाइक फ्रांस। नाउ फ्रांस के अंदर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं, नेपोलियन, राइट। नाउ नेपोलियन जो था, नेपोलियन काइंड ऑफ एक टाइप का वर्ल्ड विनर बनना चाहता था। वर्ल्ड विनर यानी कि सिंपल वर्ड्स में विश्व विजेता बनना चाहता था। तो विश्व विजेता बनने के पीछे उसका एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजी थी दैट वाज कॉन्टिनेंटलाइजेशन ऑफ यूरोप, मतलब कि पूरे के पूरे यूरोप को एक सिंगल कॉन्टिनेंट बनाना और एक सिंगल कंट्री बना करके नेपोलियन उन सब पर अकेले ही रूल करना चाहता था। ये था नेपोलियन का मेन एम, ठीक है, मेन उसका जो स्ट्रेटजी थी। तो इस चीज को करने के लिए वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाता है, और राइट, जब वो यूके के अंदर भी अपने लोगों को भेजता है, डिप्लोमेट्स को भेजता है, तो उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, राइट। तो 1800 के आसपास में क्या होता है, फ्रांस के अंदर सेविंग्स को इंक्रीज करने के लिए कंपैरेटिवली जो जो भी यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट होता था सोसाइटी के अंदर उसको इंक्रीज करने के लिए वो एक बैंक ऑफ फ्रांस बनवाता है। बैंक ऑफ फ्रांस 1800 के अंदर बनवाता है। उसके अलावा बहुत सारे मशीन्स को इंपोर्ट कराता है यूके से, और रोड नेटवर्क्स को बनवाता है ताकि कम्युनिकेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो सके, राइट। देखिए, ये सब कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक पहुंचना है तो आपके पास एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, राइट, ये सब चीजें पहले से बनी होनी चाहिए। उसी चीज को बनाने के लिए काइंड ऑफ नेपोलियन काम करता है।
और आफ्टर ऑल देखो, नेपोलियन तो काइंड ऑफ फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं ला पाया, बट जो फर्दर रूलर्स थे, जो बाकी के रूलर्स थे, उन्होंने इन चीजों पे काम किया। मतलब जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन काइंड ऑफ नेपोलियन करके गए थे, उसी चीज को यूज करके वो लोग आगे गए और फ्रांस को भी उन्होंने धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। फिर अगर आप आगे देखिए तो आगे देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एज जर्मनी। जर्मनी के अंदर 1819 के अंदर एक न्यू बॉडी बनाई जाती है, ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन के बारे में आपने सुना होगा। ज़ोल्वेरिन जो था वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स को बनाने के लिए काफी ज्यादा वो था, मतलब प्रोमिनेंट था। इंडस्ट्रियल सेंटर्स को बनाना इसका मेन जॉब दिया गया था। तो उसके कारण क्या होता है, देखो 1819 के अंदर ज़ोल्वेरिन बनाई जाती है, जो कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को सेटअप करना स्टार्ट करती है। फिर 1870 में, जैसा आप जानते हो, 1870 में क्या होता है, जर्मन यूनिफिकेशन होता है। अपने बिस्मार्क का नाम सुना होगा, राइट। जब ये लोग यहाँ पर आते हैं, जर्मनी जब यूनिफाई होता है, तो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज का जो कंसेप्ट था, जो इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट था, वो भी काफी ज्यादा डेवलप होता है। इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट डेवलप होने के कारण फिर से एक बार जर्मनी के अंदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, जिस तरीके का ब्रिटेन के अंदर, देन फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था, सेम रेवोल्यूशन यहाँ पे जर्मनी के अंदर आता है, और धीरे धीरे जर्मनी एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन की तरह डेवलप होती है। अब आप जानते हैं कि आज भी जर्मनी जो है वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फॉलो करने वाली कंट्री है, राइट। देन केम कंट्रीज लाइक यूएसए। अब देखो, अगर आप यूएसए की बात करो तो यूएसए अभी पहले यूके की कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन 1820s के आसपास में जो ब्रिटिशर्स ही थे, ब्रिटिशर्स ने ही यूएस के अंदर कुछ मिल वगैरह बनाए, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह बनाए, उसके कारण पहली बार वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होनी स्टार्ट होती है। लेकिन 1865 दिस वाज द ईयर जब अमेरिका को, यानी कि यूएस को इंडिपेंडेंस मिलता है। और 1865 के बाद यूएस ने अपने खुद के इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, अपने फैक्ट्रीज को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया, और ज्यादा जो रॉ मटेरियल्स थी, बहुत सारी चीजें थी, उसको उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया और इनको और ज्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट किया, राइट। सिमिलरली देन केम अ कंट्री कॉल्ड एज रशिया, राइट। रशिया आती है। रशिया भी यहाँ पर 1890s के आसपास में काम करना स्टार्ट करती है। बहुत सारे जो प्राइवेट मर्चेंट्स थे, वो अलग अलग कंट्रीज से मशीन खरीद के लाते हैं और रशिया के अंदर सेटअप करते हैं और उसको वहां पर यूज करना स्टार्ट करते हैं। उसके कारण उनकी डिमांड इंक्रीज होती है। और फाइनली जब 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन होता है, रशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप काइंड ऑफ कह सकते हैं, जब वो फिनिश होता है, तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, रशिया के अंदर भी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है। रशिया के अंदर भी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाती है, राइट। फिर अगर आप बात करो एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर जो सबसे पहली कंट्री थी जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, दैट वाज जापान, राइट। जापान के अंदर अगर देखोगे तो 1870s के आसपास में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट था वो आया था, जहां पर बहुत सारे मशीन्स वगैरह उन्होंने बाकी की कंट्री से खरीदे थे। वहां से उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश की, इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की कोशिश की, राइट। तो इस तरीके से जापान भी अपलिफ्ट होता है। अब देखो, जापान का जो काइंड ऑफ कंसेप्ट है वो बहुत ही क्यूरियस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1853 तक जापान ने अपने आप को पूरी तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी बना के रखा हुआ था। रीजन था इंडिया, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो उस टाइम था ही नहीं, ऑब्वियसली इंडिया ही था। तो पॉइंट इज, ये सब जितना भी कंट्रीज थी, जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज थी, उन सबको यूके ने अपनी कॉलोनी बना ली थी। अब यूके की कॉलोनी ना बने, इस डर से काइंड ऑफ देखो ट्रेड ही बंद कर दिया था जापान ने। जापान ने बोला मुझे किसी के साथ ट्रेड ही नहीं करना है, बिकॉज इंडिया आफ्टर ऑल फंसा क्यों था, चाइना आफ्टर ऑल फंसा क्यों था। इंडिया अगर यूके का आगे मतलब कॉलोनी बना था, तो उसका मेन रीजन ये था बिकॉज इंडिया ने यूके के साथ ट्रेड किया, बाद में उसी ट्रेडर्स ने काइंड ऑफ पॉलिटिकल सेटअप बना लिया यहाँ पर। तो इन चीजों को रोकने के लिए जापान ने बोला कि हमें ट्रेड ही नहीं करना है किसी के साथ। तो 1853 तक तो जापान ने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्लोज इकोनॉमी बना के रखा हुआ था, राइट। फिर फाइनली 1870s के आसपास में वो कुछ मशीन्स वगैरह लेकर आए और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट करना स्टार्ट किया, राइट। उसके बाद आप जानते हो ऑब्वियसली 1910 या फिर 1920 के बीच में अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होने स्टार्ट होते हैं, राइट। बहुत सारे इंडस्ट्री जो कि स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने ही सेटअप किए थे। 1850s के आसपास आप जानते हो इंडिया के अंदर रेलवे का जो कंसेप्ट था वो आता है, रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं, कम्युनिकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, इन सब चीजों को इंडिया के अंदर यहाँ पर अपलिफ्ट किया जाता है, इंडिया के अंदर सेटअप किया जाता है ना। ऑल्दो इसका मेन रीजन क्या था कि ब्रिटिशर्स अपने कन्वीनियंस के लिए इन सब चीजों को यूज कर रहे थे, और मतलब इन सब चीजों को सेटअप कर रहे थे, बट लार्जर सेंस में इंडिया के अंदर भी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, उसका स्प्रेड बाकी कंट्री के अंदर किस तरीके से होता है। सो आई होप आपको ये सब चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। अब देखो, इस पर्टिकुलर आंसर को एंड कैसे करना है। इस आंसर को एंड करने के लिए आपको बताना है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, हर स्फीयर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स हुई है। ये देखिए, ये बात भी सही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्लास डिविजन्स, राइट, जेंडर डिविजन्स, राइट, काइंड ऑफ रिच वर्सेस पुअर का जो कंसेप्ट है वो सब आना स्टार्ट हो गया। बट द पॉइंट बीइंग, उसने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बेसिकली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग थी,
उसको हटा करके काइंड ऑफ मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग की तरफ लाने में स्टार्ट किया। तो आप ये देखो, एक चीज यहाँ पर जो बता सकते हैं वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो ऑल्दो एक इकोनॉमिक स्फीयर का पार्ट था, राइट, मतलब वो पैसे के लिए था, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट किया गया था, बट द पॉइंट वाज इसके जो इफेक्ट्स रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रहे हैं, वो पॉलिटिकल भी रहे हैं, वो सोशल भी रहे हैं, राइट, काइंड ऑफ साथ में इकोनॉमिकल भी रहे हैं, और भी एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच किया है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काइंड ऑफ आप कह सकते हो इट वाज अ सक्सेस इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, इन द सेंस ऑफ पॉलिटी, जहां पर न्यू थॉट स्ट्रक्चर आता है, इन द काइंड ऑफ इन द थॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी, हर पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंसेप्ट थे उसके अंदर इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था उसने काफी अच्छा एडवांसमेंट किया था, काफी काफी अच्छा अपलिफ्ट करने की कोशिश की थी, right? So this was all from this particular video. I hope this particular video was somewhat beneficial to you. I hope you liked this particular lecture. Thank you so much for listening. See you in the next one.